गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सेफ? तो इन प्रीवियस लेसन वी हैव डन चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी हिम बाय नेक्ड आई। ठीक है, और इसके अलावा मैंने 5 कैटेगरी बताई थी। ये देखो, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। इसमें से हमने डिटेल स्टडी बैक्टीरिया और वायरस की थी। वायरस के बारे में मैंने बताया था, दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये कनेक्टिंग लिंक है वायरस। ठीक है, और बैक्टीरिया के बारे में बताया था, दे में बी बेनिफिशियल फॉर अस, दे में बी हार्मफुल फॉर अस। इसमें मैंने आपको काफ़ी डिजीज़ बताई थी। और बैक्टीरिया के बारे में बताया था, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, फॉर्मेशन ऑफ चीज़, और ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं बिकॉज दे आर डिकम्पोजर। तो इस तरह से बैक्टीरिया भी हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। लेकिन जो वायरस हैं ये हमेशा डिजीज़ फैलाते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एल्गी। एल्गी के बारे में आपने देखी है कभी एल्गी? एल्गी आपने बारिश के मौसम में स्टेगनेंट वाटर में देखा है ना, कि कई बार ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है। स्टेगनेंट वाटर में, बहते पानी में नहीं आता है, यानी कि ठहरे हुए पानी में, और पर्टिकुलरली वो रेनी सीजन में आता है। तो वो मेनली आपकी क्या होती है? एल्गी। तो एल्गी इट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मीन्स इसमें एक सेल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रास ऑफ वाटर, इनको हम ग्रास ऑफ वाटर भी कहते हैं। ग्रास ऑफ वाटर इनको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर ग्रीन इन कलर, और ग्रीन होने की वजह से इनको हम कहते हैं ग्रास ऑफ वाटर। इसके अलावा दे में भी ग्रीन, रेड एंड ब्राउन इन कलर। ये डिपेंड करता है बेटा किस तरह का पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल ज़्यादा अमाउंट में है तो दे आर ग्रीन इन कलर। ठीक है, पिगमेंट के अकॉर्डिंग ये रेड भी हो सकते हैं और पिगमेंट के अकॉर्डिंग ये ब्राउन भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही इनका कलर होता है। वैसे मेनली दे आर ग्रीन इन कलर। अगर हम एल्गी की बात करें, दे आर मेनली ग्रीन इन कलर। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, मेनली ग्रीन होती है, लेकिन रेड और ब्राउन कलर भी इनका हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? आपको मैंने 7th में भी बताया था कि दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने की वजह से वे सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और सनलाइट ट्रैप करने की वजह से दे कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर बच्चों? दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे हैव क्लोरोफिल, दे ट्रैप सनलाइट एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब तो 2 एल्गी आप जस्ट लर्न कर लेना, स्पाइरोगैरा एंड वोल्वोक्स, ये दोनों सफिशिएंट है। वैसे तो एल्गी बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन आप 2 लर्न कर लेना, इट इज़ सफिशिएंट। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। अब एल्गी का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है ना। सबसे पहले दे आर मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेज, ये फिश के लिए मेन सोर्स है। आपने फाइटोप्लैंक्टन सुना होगा, फाइटोप्लैंक्टन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एल्गी। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है मेनली फिशेज जो है उनको खाती है, तो दे आर मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेज। इसके अलावा दे आर यूज एज कैटल फीड। कुछ कैटल्स होती हैं उनके लिए हम एल्गी को यूज़ करते, सभी एल्गी नहीं होती, सम एल्गी आर यूज एज कैटल फीड। इसके अलावा अगर सम प्रोनाउंस इज अगार अगर इज यूज इन प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम, जेली एंड पुडिंग। ये क्या होता है? अगर होता है, इसको काफ़ी गाढ़ा बना देती हैं, और गाढ़ा बनाने की वजह से ये फिर हमारा इसमें हम अगर को यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल। चलो बेटा, अभी आपको एल्गी क्लियर हुआ? तो एल्गी बेटा अच्छे से लर्न कर लेना, आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है फंजाई।
फंजाई को बारे में अब हम पहले पढ़ेंगे। फंजाई, ठीक है, फंजाई इज प्लांट लाइक नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन, ठीक है, ये नॉन ग्रीन भी होती है, प्लांट्स लाइक भी होती है, और इट इज़ मेनली मल्टी सेलुलर, मेनली आपका मल्टी सेलुलर होती है। बट ईस्ट, ईस्ट इज द ओनली फंजाई दैट इज यूनिसेलर। स्पेलिंग देखो, YEAST, ईस्ट, इट इज यूनिसेलर, अदरवाइज इट इज, मतलब ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, नेम ए फंजाई दैट इज यूनिसेलर, तो यू विल राइट ईस्ट, ठीक है। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपको लर्न होना चाहिए कि ईस्ट इज ओनली यूनिसेलर फंजाई। इसके बाद अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर सेप्रोट्रोपिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, दे फीड इन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ये आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि दे ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। और पैरासिटिक, दे लिव इन एंड ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, तो इसलिए ये पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो ईस्ट, ईस्ट इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड फ्रूट जूस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब आप कहोगे कि मैम व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ये मैं रिपीट कर रही हूँ, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, बाय, इसके अलावा इसके हम क्या कहते हैं, बाय प्योरिंग डो, मतलब ये प्रिपेयरिंग के लिए काम आते हैं। जैसे हम डो यूज़ करते हैं ना, डो इतने प्रिपेयर करते हैं ना, फॉर इडली, फॉर डोसा, केक, पेस्ट्री, इन सब। अगर आप किसी भी बेकरी पे जाओ तो आपको पता लग जाएगा ईस्ट क्या होता है। ईस्ट की हम बहुत कम अमाउंट, इन वेरी स्मॉल अमाउंट हम ईस्ट यूज़ करते हैं और वो हमारे डो को राइस कर देता है। आपने देखा होगा ना कभी कि हमने जैसे भटूरे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम आटा प्रिपेयर करते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट विल रेज। क्यों रेज होता है ये? ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट की वजह से ये रेज हो जाता है। तो इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डो फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक, ठीक है। इसके अलावा आपका थर्ड क्या है, मशरूम। खाइए कभी? तो मशरूम इज़ एन एडिबल फंजाई। एडिबल मीन्स जिसको हम खा सकते हैं। मशरूम खाते हो ना आप? विंटर सीजन में आपने देखा होगा वाइट वाइट कलर का बड़ा फ्लफी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ मशरूम। और जो मशरूम होती है आपकी, इट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा दे आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक यूज टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। आपने एंटीबायोटिक वर्ड तो सुना ही है, सुना ना बच्चों? जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मेनली आपको क्या कहता है कि एंटीबायोटिक लेनी है। अब एंटीबायोटिक भी ऐसे नहीं लेते हम, कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटीबायोटिक जो है प्रॉपर टाइम पे लेनी है। जैसे डॉक्टर ने हमें कहा सुबह शाम, तो हमें सुबह शाम ही लेनी है। अपनी मर्जी से हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी। दूसरा, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना है। अगर डॉक्टर ने 2 दिन के लिए प्रेस्क्राइब किया है तो 2 दिन लेनी है, 3 दिन के लिए प्रेस्क्राइब किया है तो 3 दिन लेनी है, अदरवाइज इसका थोड़ा कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो इस वजह से एंटीबायोटिक जो है प्रॉपर हमें टाइम पे लेनी है। तीसरा क्या है, एंटीबायोटिक अपने आप नहीं लेनी, इट टेक ओनली अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। कई बार क्या होता है, हमें अरे डॉक्टर ने हमें इस बीमारी के लिए वो एंटीबायोटिक दी थी तो हम ले लें, नो। अब एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये नोट कर लो बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। कौन सी एंटीबायोटिक थी वो? पेनिसिलिन।
अब उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, वो एक बार कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने फंगस को ग्रो किया। फंगस को ग्रो करने के बाद कुछ उनको लगा कि थोड़ा बैक्टीरिया भी उस पर ग्रो कराए हैं, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि चलो सुबह इसको मैं थ्रो कर दूंगा। लेकिन सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि फंगस ने पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर दिया, यह उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया। तो उन्होंने फर्दर इस पे काम किया, उनको लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, तो उन्होंने इस पे फर्दर काम किया। तो उन्होंने देखा कि फंजाई कैन किल बैक्टीरिया, तो उसको बेस बना के उन्होंने एंटीबायोटिक बनाया। तो एंटीबायोटिक वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फंजाई, ठीक है। और इनको मैं फिर बता रही हूँ किसने किया था। ये क्या होती है एंटीबायोटिक, यूज टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन, मतलब उनकी पहली जो एंटीबायोटिक थी वो क्या थी, पेनिसिलिन। क्लियर हुआ बच्चों। इसके बाद इन 1957 मैंने अभी अब आपको क्या बताया, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ठीक है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने इनको डिस्कवर किया था। ये भी बेटा नोट कर लो, ये सारे पॉइंट नोट कर लो बेटा, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। लुइस पास्चर, क्लियर। अब इसके बाद आपका एक और है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है आपकी, इट इज़ वीक आर डेड पैथोजन, या तो वीक होते हैं या डेड पैथोजन होते हैं, दैट आर इंजेक्ट इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और ये हमारी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। उससे हमें थोड़ा सा फीवर तो होता है, लेकिन उससे क्या होता है, एक बार एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो गए तो फॉरएवर रहते हैं। आपने देखा होगा ना, बचपन में आप वैक्सीनेशन लेते हो तो इसके बाद आपको दोबारा वो डिजीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि एक बार एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए तो पहचान लेते हैं, और इसके बाद जो पैथोजन यानी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये हमारे पास नहीं आने देते। अब मेनली यही होता है आपका एंटीबायोटिक। ये बेटा लर्न कर लेना, डेड एंड वीकेंड और पैथोजन दैट कैन। और इसके बाद इसके नाम देखो, मेनली आपकी 3 होती हैं आपकी एनसीईआरटी में, हालांकि गिवन है बट फिर भी आप नोट कर लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन। नोट करो बच्चों, ये कॉपी पेन लेके बैठे हो ना सभी, तो ये सब नोट कर लो, ठीक है बच्चों। अगर बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है, लेकिन आप बेटा पूछोगे तभी जब आपने ध्यान से इसको पढ़ा हो, क्लियर, ठीक है। तो इसके बाद ये देखो आपका दोबारा से इनके नाम देखो, ये एक तो आप डिस्कवरी देख लो, डिस्कवरी जो है बार बार आप नोट करो, और इसके बाद नेम इनके नोट करो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन। हालांकि बहुत सारी एंटीबायोटिक होती है बट आपकी बुक में 3 ही गिवन है, तो ये तीनों ही आप कर लो। इसके बाद है कॉमन फंगल डिजीज़। अभी मैंने आपको फंगस के फ़ायदे तो बहुत बता दिए कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और एंटीबायोटिक्स जो है वो भी मेनली फंगस से आपकी होती हैं, ठीक है। तो इनके क्या कुछ नुकसान भी हैं, मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दोनों चीज़ें बता रही हूँ कि बेनिफिशियल इफ़ेक्ट एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट, ठीक है। तो बेनिफिशियल में मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था बेटा, बार बार मैं बता रही हूँ, इनको नोट कर लो और इसके नाम भी नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, कॉमन फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ क्या होती है, डिजीज़ दैट आर स्प्रेड फ्रॉम फंजाई। तो फंजाई से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे एक तो फूड पॉइजनिंग, ये मैंने आपको बैक्टीरिया में भी बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो भी आपकी फूड पॉइजनिंग में वो करता है। फूड पॉइजनिंग से जैसे आपको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, और कई बार और भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, मेनली फूड को स्पॉइल कर देती है। इसके बाद है रिंगवर्म। रिंगवर्म जिसको मेनली आप दाद कहते हो ना, दाद खाज खुजली, तो दूसरा आता है आपका रिंगवर्म, ठीक है। इसके बाद एथलीट फुट। एथलीट फुट में क्या होता है कि पाँव बहुत ज़्यादा ये भी एक तरह की फंगल डिजीज़ है, इसमें पाँव जो है बहुत ज़्यादा सूज जाता है, जस्ट लाइक अ एलिफेंट,
ठीक है। अब ये बेटा आपके जो थोड़ा सा ही सिलेबस रहता है, अभी आपका पहले एक रहता है प्रोटोजोआ, और बेटा ये जो आपको मैंने पढ़ाया एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से गिवन है, ये आप सब पढ़ लेना। ये देखो ये पेज आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी आपका सिर्फ एक ही ग्रुप रहता है प्रोटोजोआ, वो हम कर लेते हैं। इसके बाद जस्ट आपका क्या रह जाता है, एक तो फूड प्रिजर्वेशन, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, बस यही दो, थोड़ा सा ही सिलेबस आपका रह जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम करते हैं प्रोटोजोआ। चलो बेटा अब सिर्फ आपका एक ही रह गया है कैटेगरी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में सबसे तो ये इट इज मोस्ट प्रिमिटिव। मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब है इसमें किसी भी तरह की कोई एडवांसमेंट नहीं है। मोस्ट प्रिमिटिव यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना है। इसके बाद सिंगल सेल मीन्स यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक, यानी कि वी कैन सी दिस प्रोटोजोआ ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब के बारे में आप 6 से पढ़ते आ रहे हो, अमीबा के बारे में भी, पैरामीशियम के बारे में, यूग्लिना के बारे में, ठीक है। और इसमें अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक का मीनिंग क्या है, टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड फॉर्म में ये फूड लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में आगे फर्दर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है। और इसके बाद इससे जो डिजीज फैलती है, एक तो मलेरिया आपकी होती है बाय मॉस्किटो बाइट, फैलता है ना बेटा मलेरिया, और अमीबॉइक जो डायजेंट्री, अमीबॉइक डायजेंट्री जो अमीबा से फैलती है, तो ये जो डिजीज है इट इज स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में आपका इतना ही है। अब आपका जो मेन टॉपिक रह गया है वो है आपका पेज नंबर 22। अब तक मैंने सारा करवा दिया है। पेज नंबर 22 में मैंने आपको करवाना हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे तो जब मैं इनकी कैटेगरी बता रही थी आपको मैंने मोस्ट ऑफ करवा दी है, लेकिन थोड़ा सा एक तरह से रिवीजन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। इसके बाद डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स, ये भी मैंने मोस्टली आपको करवा दिया है, थोड़ा सा एक बार हम फर्दर स्टडी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स इन प्लांट्स, और इसके बाद फूड पॉइजनिंग, इसके बारे में भी बता चुकी हूँ आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फूड प्रिजर्वेशन, कि हाउ वी कैन प्रिजर्व फूड। जैसे कुछ होता है ना हमारा फूड खराब हो जाता है तो उसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो ये थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया है जो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाना है। नेक्स्ट वीडियो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि टॉपिक मोस्टली टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। मेनली आपका फूड प्रिजर्वेशन और ये नाइट्रोजन साइकिल रहता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। अब ये बेटा आप ध्यान से करना, जो जो वर्कशीट मैं देती हूँ, जो भी वर्कशीट आपको मिलती है उसको ट्राई करना। आंसर की हम बाद में भेजेंगे, पहले आप उसको ट्राई करोगे, ठीक है बच्चों। तो चलो अब टेक केयर। ये चैप्टर पूरा पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी कुछ हमें इसके बारे में पता लगता है, तो ठीक से बेटा चैप्टर रीड करना है। ओके बच्चों, ठीक है।